संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाकायदा राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा कि आप जाइए और भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। स्वास्थ्य कारण से उनकी शायद कुछ दिक्कत थी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपना जो इलाज है वो भी जाके विदेश में करवाइए। तो ये परंपरा इस देश के अंदर रही है। लेकिन आज के समय में देश के अंदर जो माहौल है ना, ये डर वाली स्थिति। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अब मुझे आप एक बात आइए, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हिंदू फिर भी खतरे में है तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या कर रहे हैं? ये जी सीधा सवाल आपकी तरफ जा रहा है सर। कहीं ना कहीं खतरे की जो बात कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया ना, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक्सरे करेंगे, उसके बाद किसका एक्सरे करेंगे भाई? यानी कि आप जितनी भी क्या नाम है लोगों के पास संपत्ति है उसका एक्सरे करेंगे ना, और हम माइनॉरिटी को देंगे। माइनॉरिटी कौन है हमारे देश में? आप सबसे बड़ी माइनॉरिटी हमारे यहाँ जैन है, बौद्ध है, सिख है। उनको माइनॉरिटी नहीं मानेंगे। माइनॉरिटी किसको मानेंगे? जो 30 करोड़ है उनको माइनॉरिटी मानते हैं। ये तो मनमोहन सिंह ने कहा था उस समय। सर जहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट जी ने कहा है कि हिंदू खतरे में, तो उनका सवाल आप उस पर बात कीजिए। 70 साल में तो हिंदू खतरे में 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था। आज बीजेपी कह रही है कि हिंदू खतरे में, इसका जवाब दीजिए। नहीं, एक बात बताइए, इस तरीके से खतरे में वो खतरा मेरी बात सुनो। जब कांग्रेस के अंदर सारी वामपंथियों की विचारधारा भर गई, देखो पश्चिम बंगाल में जब वामपंथियों की सरकार हुआ करती थी, सारे कल कारखाने बंद हो गए, लूट लिए कारखाने सारे के सारे, कोई उद्योग नहीं लगा। क्योंकि कम्युनिस्टों की विचारधारा ये है कि सबका माल लूट करके जो है कुछ खुद खाओ कि सबको बांट दो। ऐसा तो नहीं होगा। अगर आपके पास अपनी जो कमाई है, आपके पास जो सोना है, आपके पास जमीन ज़्यादा, आपकी खून पसीने कमाई है, उसको उस पर अधिकार आपका है। उस पर अधिकार ये नहीं कि हम उठा करके तो माइनॉरिटी को बांट देंगे। क्या मतलब बांटने का? ये एक बात, ये माइनॉरिटी का मतलब क्या है? माइनॉरिटी इनको और क्यों नहीं दिखाई देती? माइनॉरिटी आपकी सर बिल्कुल सही है। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपने बात करी, मैं उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करने जा रहा हूँ। जब उनकी सरकार अल्पमत में आई, सदन के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश रहना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू खतरे में है या ये देश खतरे में है। लेकिन नरेंद्र मोदी बार जो बात आ रही है वो हिंदू और सिर्फ एक डर का माहौल बना रखा है देश के अंदर कि गृह युद्ध हो जाएगा, हिंदू को मारा जाएगा, ये होगा। तो सर ये डर क्यों फैलाया जा रहा है? अरे भाई, मैं हिंदू खतरे की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा, अभी आपने कहा कि गृह युद्ध होगा। जो एक मिनट, अगर कांग्रेस की सरकार आई है, आप एक मिनट, सबसे पहले कांग्रेस ही राहुल गांधी, उनके दामाद वाड्रा जिसके पास 1700 करोड़ की संपत्ति है, वो पहले गरीबों को बांट देना। वो बांटने पहले सब उनको पहले। सर देखिए, अभी आप उसके बाद जो है औरों की बात करें। आपने ठीक बात कही। हाँ, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। आपने कहा कि 1700 करोड़ की संपत्ति वाड्रा के पास है। अगर वो संपत्ति अवैध है या इलीगल है, बिना किसी उसके उन्होंने वो संपत्ति अर्जित की है, तो जब सरकार 10 साल केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की रही, जांच होनी चाहिए थी। आपने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया है। जी सतेंद्र जैन को आपने ये कहीं ना कहीं क्या बताया आप उससे, क्या कहना चाहेंगे? डर था कि एक मिनट, नहीं तो आप वाड्रा को क्यों नहीं जेल में डाल पाए? एक मिनट, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच गए कांग्रेस वाले। नहीं, हम एक मिनट करना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल इतना बेईमान घटिया आदमी, जो शीला दीक्षित को कहता था इसके घर में एसी लगे हुए हैं, इसको हम जेल भेजेंगे। मैं आम आदमी हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी 80 करोड़ का शीश महल बना करके वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है केजरीवाल। और एक बात और बताऊं, वो कुर्सी का उसने कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वही जेल के अंदर है, ठीक है, इस्तीफा नहीं देगा, कुर्सी से तो इतना चिपका हुआ है। वो तो नौटंकीबाज आदमी है। लेकिन सवाल इस चीज का है, हम ये कहना चाहते हैं गृह युद्ध क्यों होगा? आपके पास अपनी संपत्ति है, आपने खून पसीने अर्जित कर रखी ना उसको, आपके घर के महिलाओं के जेवर, आपकी जमीन जायदाद, वो उसका सर्वे करके वो लोगों को बांट दी जाएगी जिनके पास नहीं होगा। ये रूल है क्या? ऐसा हुआ कभी कहीं? नहीं देखिए, ये इनका जी आपने कहीं ना कहीं, जब दिल्ली जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, अब कहीं कुर्सी की बात आ गई, तो आज केजरीवाल जी जो है जेल में रह करके भी अपने वाइफ को कुर्सी देना चाह रहे हैं। इस पर क्या करेंगे? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर स्वघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति कोई मर्डर कर ले या कोई रेपिस्ट हो, बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, वो व्यक्ति कानून के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप उसको दोषी करार
नहीं दे सकते। जी 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 आप आपातकालीन वाली बात सर एक मिनट। जी जी मेरी बात कंप्लीट नहीं। देश के दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री, उनको अगर जेल भेज दिया गया है और जिसकी गवाही पे उनको जेल भेजा गया है, वो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में, उस व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो आप ये बताइए कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो हैं वो हमारे तब से जेल में होने चाहिए। हाँ, चलो चलो हो गया। लेकिन आप जो भाजपा में नहीं जाना चाहते उसको आप जेल में डाल देते हो। जी और तो जो ये चला जाता आप है- बहुत बड़ा आरोप लग रहा है सर, हाँ, आप हो गया। कहेंगे ये आपातकालीन के ऊपर इन्होंने कहा अघोषित आपातकाल। एक मिनट। इन्होंने कहा अघोषित आपातकाल। क्योंकि आप आवाज एक बुलंद नहीं कर मिनट। सकते हो। आपात उसको क्या बोलेंगे आप? 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर आपातकाल लगाया था और सबको मीडिया को भी प्रतिबंधित किया था, सबको जेल में ठूस दिया था, आज तुम आपातकाल बोलते हो कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता, उसको जाकर के टीवी डिबेट में या सार्वजनिक मंचों पर, ठीक है, उसके लिए अंट शंट बात करते हो, उसको गाली गलौज करते हो, उनके लिए अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हो। और अगर ये आपातकाल होता तो बोल सकते थे ऐसा। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, इसके अलावा आप देश के अंदर कोई दूसरी बात नहीं बोल सकता था, उसको आपातकाल बोलते थे। जी 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 आप जी आज आप देख लीजिए, मणिपुर जल रहा है ना। लेह लद्दाख के अंदर क्या स्थिति है, वहाँ के लोग वहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि बहुत लंबे समय से अनशन पे चल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मणिपुर के अंदर इस देश की महिलाओं को नग्न करके, निर्वस्त्र करके जी 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 उनको दौड़ाया गया। उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई टिक्का टिप्पणी जी इसी बात पे हम आपके पास जा रहे हैं कि मणिपुर वाला जो मामला है वो दुनिया ने देखा है देखिए। और एक महिला को नग्न दौड़ाया है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल। मणिपुर की घटना, इसमें विपक्ष जिम्मेवार एक नहीं, मिनट। सरकार की जवाब हम मणिपुर की घटना पे अगर बात करते हैं तो हमारे गृह मंत्री मणिपुर गए और मणिपुर की घटना को सबको शर्मसार किया उसके। लेकिन जब मणिपुर की घटना के ऊपर संसद के अंदर सरकार ने अपना बयान देना चाहा तो विपक्ष भाग खड़ा हुआ। चर्चा जब मणिपुर की होनी थी, विपक्ष भाग गया सदन छोड़ करके। दूसरी बात, इनको मणिपुर की घटना दिखाई देती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई और जो भी कुछ हुआ केंद्र सरकार ने उसके ऊपर निर्णय लिया। लेकिन संदेश खाली के ऊपर जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुए, उनकी जमीनें छीनी गई, उस साजा शेखों को बचाने के लिए ये सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ और अपनी जबान में दही जम गई दिन की जबान में, संदेश खाली के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं। जी आप सीधा रुक करेंगे, कहीं ना कहीं देश विदेश की बातें चर्चाएं चल रही है, लेकिन हम अगर सीधी बात करें एक छोटे शॉर्टली मैसेज पर टिहरी लोकसभा पे, जी सीधा रुक करेंगे ध्वजवीर एडवोकेट की। और आपने जिला पंचायत का भी अभी इलेक्शन लड़ा पिछले वर्ष में, पिछले पूर्व में, तो सर क्या कहेंगे आप लोकसभा के उसमें कि कौन यहाँ पे जो विजेता बाजी मार सकता है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, टिहरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार थे जो सिंह गुंसोला जी, उनको लेकर के जनता के बीच में हम गए और टिहरी लोकसभा के अंदर जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी जिनको कि हम महारानी कहते हैं और जिन्होंने कि विगत 12 वर्षों से इस संसदीय क्षेत्र के अंदर ना कभी आम जनता ने उनको देखा, ना कभी संसद के अंदर टिहरी लोकसभा को लेकर के महारानी साहिबा ने कोई बात इस टिहरी संसदीय की जनता की रखी। जैसा आप जानते भी हैं कि वो रानी साहिबा हैं, तो निश्चित रूप से वो जनता के लिए क्या काम करेंगी। और इस बार पूरी टिहरी लोकसभा की जो जनता है उन्होंने ये प्रण किया है कि यहाँ से टिहरी लोकसभा से वो जो सिंह गुंसोला जी को विजयी बनाएंगे और सब लोगों ने वोट किया है। अब परिणाम क्या होगा, हम तो जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जनता ने बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र में हिस्सा लिया, चुनाव में वोट किया। अब आगे देखते हैं कि जनता का जो मत है। जी आपका अभी मामला कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अब बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सर, उनके ऊपर बिल्कुल मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी वायरल हुए हैं कि रानी साहिबा है वो जनता के बीच में तभी जाती जब वोटिंग का टाइम आता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये टिहरी जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें 14 विधानसभाएं आती है और मैं इसको मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि हमारी जो सांसद है, आप महारानी क्यों कहते हो? वो एक सांसद है। जो ये रानी और राजा तो सन 47 में राजशाही समाप्त हो गई थी, अब वो आम नागरिक है लेकिन जनता के बीच में जाती है और काम भी करती है। आप देखेंगे उत्तराखंड में जो इस समय रेल परियोजना चल रही है, उसका जो प्रस्ताव है उसके लिए आवाज़ उन्होंने
पार्लियामेंट में उठाई और वो काम आज हो भी रहे हैं और लोगों के बीच में जाती है। भ्रांति है लोगों की, लोगों के बीच में नहीं आती है। अगर लोगों के बीच में नहीं जाती है हमारी सांसद महोदय, तो जीत क्यों रही है बार बार? जीतने का भी तो अगर लोकप्रियता ना होती सर एक कहीं पैमाना है ना लोकप्रियता। कहीं जो जनता से सुनने के लिए आ रहा है कि जो वोट जो है जा रहा है सीधा मोदी के नाम पे जा रहा है। नहीं देखिए ऐसा है, मोदी के नाम पे वोट जाएगा ही, लेकिन मोदी के नाम पे जो वोट जाता ही है, लेकिन सांसद के ऊपर भी इस मामले में कोई किसी प्रकार का कोई आरोप लगाना गलत है कि जनता के बीच में नहीं आती है। और रानी एक हमारे ईमानदार जी, तो कहीं ना कहीं आपने पक्ष रखा है सांसद महोदय का। जी आप कहेंगे? मैं सर की बात, सर ने भी कहा कि रेल परियोजनाएं यहाँ चल रही है। आपको शायद ज्ञात होगा कि सतपाल महाराज जी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वो रेल राज्य मंत्री रहे और सतपाल महाराज जी ने जो कर्ण प्रयाग योजना है जो कि अभी चल रही है, वो उस समय उन्होंने उसके लिए संसद के अंदर बात कही और आज वो परियोजना धरातल पर चल रही है। रानी साहिबा की मैं आपको बात बताना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय पहले कहा था कि प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव गोद लेंगे और उसकी वो दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। टिहरी लोकसभा के अंदर 11 एक गांव पड़ता है जो कि रानी साहिबा ने गोद लिया। 5 साल में आपको पता है कि जो बच्चा गोद में होता है वो भी 5 साल में चलने लग जाता है। लेकिन उस 11 गांव की क्या स्थिति है और वहाँ के लोगों की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, इस बारे में रानी साहिबा और मैं समझता हूँ सर कहीं ना कहीं फिर जो वही घूम फिर करके जो सवाल आता है वो सांसद के ऊपर आ रहा है कि जो 11 गांव गोद लिए हैं, आज उनकी दशा दिशा जो सुधरी है या नहीं सुधरी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दशा भी सुधरी है और दिशा भी सुधरी है और सब ठीक होगा। वो हमारी सांसद जो कम से कम 3.5 लाख वोटों से विजयी हो रही है और केंद्र में हमारी सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत से 370 सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिलाकर 400। सर आपका जो नारा है 400 पार, इसमें क्या कहेंगे? 400 पार का नारा हो जाएगा। माइनस कर दिया 370 भाजपा को अकेले मिलेगी, 370 सीट और एनडीए को लगा करके 400 पार का आंकड़ा है जो पूरा होगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे इस देश में सशक्त सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी, और ये विश्व गुरु बनेगा। जी, आपका क्या कहना है इस 400 पार पे? हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि 400 पार का जो नारा है, लेकिन ये 400 पार का नारा, इसको फलीभूत करने का जो काम है वो देश की जनता करेगी। वो किसको 400 पार पहुंचाती है और किसको 100 में समेट देती है। हमें पूरा भरोसा है भारत की जनता पे और उम्मीद करते हैं कि जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के मूड में है और जनता निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन लाएगी। धन्यवाद जी। तो हमारे बीच में जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं राणा जी, और कांग्रेस पार्टी के जो है प्रवक्ता ध्वजवीर सिंह जी जो एडवोकेट भी हैं अभी, और जो सिलसिला इस तरीके से पार्टियों के प्रति बातचीत रही है, इस तरीके से आगे भी आप लोगों को रूबरू करवाएंगे।